नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं करंट अफेयर फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एंड यूपी आरओ एआरओ 2024 के लिए करंट अफेयर। और ये जो करंट अफेयर है वो घटनासार मैगजीन से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, घटनासार काफ़ी एक महत्वपूर्ण मैगजीन है और ये हाफ ईयरली इसमें करंट अफेयर दिया गया है, यानी पिछले 6 महीने का जो भी करंट अफेयर रहेगा वो सब इसमें शामिल है। तो जो भी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं सबको हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। क्योंकि इसमें 6 महीने का करंट अफेयर है तो ये आपके होने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए लिहाजा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही साथ में आपको 6 महीने का करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये हमने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि हम जो उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स होने वाला है यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज का, वो और यूपी आरओ एआरओ का जो भी एग्ज़ाम है उनके रिगार्डिंग क्लासेस अपने शुरू करेंगे। तो उसी श्रृंखला में हमने ये करंट अफेयर शुरू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए अपना करंट अफेयर। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है लद्दाख को, यानी लद्दाख को पूरी तरह से एक कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली एक प्रशासनिक इकाई के तौर पर घोषित कर दिया गया है। अगला है, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ज़मीन से कोयला जब निकालते हैं तो उसके साथ ही जो भूमिगत कोयला है उसके गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है झारखंड के जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में। अगला है, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी ISO परिषद की एक बैठक आयोजित हुई है। ये बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये बैठक आयोजित हुई है नई दिल्ली में और भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अन्य जो संगठन हैं अंतर्राष्ट्रीय उनके प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है। अगला देखते हैं, 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्यिक शहर या साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये कोझिकोड जो केरल में है उसे साहित्य शहर के रूप में घोषित किया गया है। कोझिकोड वही है जिसको आप मॉडर्न हिस्ट्री में कालीकट के नाम से पढ़ते हुए आ रही हैं। तो जो कालीकट है वही क्या है? कोझिकोड है। इसे यूनेस्को की जो सूची है साहित्य शहर की उसमें शामिल किया है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए ये प्रसिद्ध है। उत्तरी केरल में आता है कोझिकोड और इसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की श्रेणी में 2023 में स्थान मिला था। ठीक है, और फेमस क्यों है ये? यहाँ पर 500 से अधिक आपको पुस्तकालय मिलेंगे, 70 से ज़्यादा प्रकाशन और एक सशक्त साहित्यिक शिक्षा का आधार है। इसी वजह से इसे 2012 में मूर्तियों के शहर का भी टैग मिला था। ठीक है, तो आपका ही काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि साहित्य शहर के रूप में यूनेस्को की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो आंसर होगा कोझिकोड, केरल में, ये मालाबार तट पर स्थित है। अगला है, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत झारखंड ने की है। अगला है, वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा का पहला स्तर कब से आरंभ हुआ? तो 24 जून 2024 से इसका जो सत्र है हमारे संसद का लोकसभा का वो शुरू हुआ है। अब आप लोगों को पता है 2024 में इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के लिए और ये 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हैं। ठीक है, इसमें जो पार्टी जीत कर आई है वो लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और बीजेपी ने जीत हासिल की है, एनडीए की सरकार बनी है यहाँ पे।
और इसमें जो बहुमत का आंकड़ा रहा है एनडीए के पास में, जिसमें 293 सीटें जीती हैं, जिसमें से केवल बीजेपी के पास में अगर बात की जाए तो बीजेपी की संख्या केवल 240 ही है, और इंडिया अलायंस जो था, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जिसका पूरा नाम है, उसके पास 234 सीटें आई हैं। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा, और ये 7 चरणों में इसके चुनाव संपन्न हुए थे 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून 2024 के बीच, और 4 जून को आपकी मतगणना संपन्न हुई थी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने साथ में डिस्कस कर ली हैं। बाकी डिटेल में हम इसके जो फैक्ट हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यानी FTI TTP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका टर्मिनल नंबर 3 है, वो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला बना है। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किन्हें बनाया गया है? तो भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, और ये उड़ीसा के कटक से सांसद हैं बीजेपी के। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया है? तो ये है श्रीनगर। तो श्रीनगर ऐसा चौथा डिस्ट्रिक्ट है या शहर कह लीजिए, चौथा ऐसा शहर है जिसे जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने शामिल किया है। इससे पहले हमारे जो 3 हैं वे कौन कौन से हैं? जो 3 शहर हैं उसमें एक आपका चेन्नई है, और जयपुर है, मल्लपुरम है, और मैसूर है। ठीक है, ये जो शहर हैं उनको पहले ही यह सम्मान प्राप्त हो चुका है, और विश्व शिल्प जो परिषद है WCCC, इसके द्वारा जून 2024 में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का ये दर्जा दिया गया है। यह दर्जा हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देगा, जिससे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को भी लाभ मिलेगा। श्रीनगर को 2021 में ही शिल्प के लिए यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने डायरिया से जुड़े एक अभियान की शुरुआत की है। तो उसका नाम क्या है? तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान शुरू किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने। नेक्स्ट है हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों के द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो धारीदार सिसलियन है उसकी उपस्थिति का पहली बार दस्तावेजीकरण किया गया, यानी उनको डॉक्यूमेंटाइजेशन किया गया है। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसमें भारत को जो रैंक मिली है वो 176वीं रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, ये कुछ डाटा हैं, कुछ डिटेल हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके आगे भी कई सारे जो इंडेक्स हैं वो आएंगे। तो इंडेक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपके लिए एक आसान चीज़ यही है कि आप उनको एक ही जगह पर लिख लीजिए कहीं पे, जैसे जैसे आपको मिलते जाएं, या फिर मैं खुद आप लोगों के लिए ये सारी की सारी रिपोर्ट और जो इंडेक्स हैं यानी सूचकांक है वो सारे मैं आपको एक जगह प्रोवाइड कर दूंगी। तो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक की अगर हम बात करें तो ये येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और जो कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत 180 देशों में से, ये जो 176वीं रैंक है इसकी 180 देशों में से आया है, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, और इसमें अगर बात की जाए तो सबसे जो शीर्ष जो 10 देश हैं उनमें एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, ये 3 देश मुख्य हैं जिनका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो काफ़ी कम है, और उन्होंने काफ़ी कमी भी लेकर आई है इसमें। एस्टोनिया ने खास तौर पर अपनी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसमें 59% की कमी लाई है। ठीक है, तो बेसिक तौर पर जो आपका इन्वायरमेंटल जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है उसके कई संकेतक हैं, जिसमें आपका एक महत्वपूर्ण है ग्रीन हाउस गैस है उनका उत्सर्जन। ठीक है, और इसके अलावा जैव विविधता और आवास, जंगल, वायु गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ये सारे के सारे कुछ संकेतक हैं जिनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है, अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक बना है। जो सड़क दुर्घटना में अगर कोई कर्मचारी मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट, देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना शुरू की जा रही है मध्य प्रदेश के सीहोर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है 63वीं रैंकिंग है भारत की। तो ये होता क्या है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक? तो दरअसल ये उन देशों को मापता है जैसे जिन देशों ने पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों से नवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन हैं उनका प्रयोग करना शुरू किया है। यानी पहले लकड़ी, कोयला, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे और अब धीरे धीरे वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी जो नवीकरणीय ऊर्जा हैं उनके प्रयोग को बढ़ावा दे रही हैं। तो उन देशों की श्रेणी में भारत का स्थान 63वां है। और ये रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो कोझिकोड केरल में ये आयोजन होगा मालाबार नदी महोत्सव का। इसको आप वैसे भी याद कर सकते हो, मालाबार तट केरल के पास वाला ही है। तो मालाबार नदी महोत्सव कहाँ पर होगा? केरल में। अब केरल का जो शहर है या जगह है कोझिकोड, उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो राजगीर, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए जो परिसर है उसका उद्घाटन किया गया है। अगला है, 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नहीं किया जा चुका है तो ये श्रीनगर में ही आयोजित किया गया था। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO के एक सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? तो ये हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को इसको पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, अगला, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी की? अगला है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? तो वो हैं दामिनी और मेघदूत। नेक्स्ट है, गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है? तो जो गुजरात में भुज में बना है स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय, उसे यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल संग्रहालय पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और यह जो जगह है, ठीक है, जो स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय है वो दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत जो संग्रहालय हैं उनकी श्रेणी में आता है। और यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेलस पुरस्कार में इसे 3रे नंबर पर दिया, यानी 3रा स्थान इसको दिया है। और ये सम्मान जो है प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी जो डिज़ाइन है संग्रहालय की वो काफ़ी अद्भुत है और साथ ही यहाँ पर हजारों पेड़ों की हरियाली के बीच में ये भुजियों पहाड़ियों पर बना हुआ है। और भुज का जो स्मृति वन भूकंप है तो आप लोगों को पता होगा 2001 में जो कच्छ में विनाशकारी भूकंप आया था उसमें मारे गए लोगों की याद में इसे 28 अगस्त 2022 को गुजरात में एक स्मृति वन भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया था। और लगभग 470 एकड़ में ये फैला हुआ है। और इसी जगह पर आपको ना दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, मियावाकी जंगल क्या है? और ये एक जापानी टेक्निक है जिसमें बहुत जल्दी जंगल को उगाया जा सकता है, जिसमें कई तरह के पेड़ों की प्रजातियां एक साथ लगाई जाती हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना करके एक दूसरे के सहयोगी बन सके। और बहुत जहाँ पर जंगल बनने में 100 साल से ज़्यादा समय लगता है, ये मुश्किल से 20 से 30 सालों में ही यहाँ पर ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को
तीसरा स्थान मिला है। पहले पर चीन का एक है चेंगदू में A4 आर्ट म्यूजियम, और दूसरा है मिस्र के गाजा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम। इसके बाद में इसे तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है, नहीं इसका ट्रायल किया जा रहा है। जून 2024 में इसे भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रायल रन इसका पूरा किया है, चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर घाटी है उसको शेष भारत से रेल लिंक के द्वारा जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे ने ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये विश्व का सबसे ऊंचा एक एकल मेहराब वाला एक रेलवे पुल है जो लगभग 227 किलोमीटर लंबा उधमपुर से लेकर के श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें IIT जो हैं कई सारे जो अपने देश की हैं और DRDO ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग इसके 17 खंड हैं। चिनाब नदी के ऊपर ये बनाया गया है। और चिनाब नदी के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, भारत और पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है जो सिंधु की सहायक नदी भी है। और ये नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में जो ऊपरी हिमालय का तांडी नामक स्थान है वहां से चंद्रा और भागा नामक जो 2 नदियां हैं उनके संगम से मिलकर के बनती हैं। ये जो ब्रिज है वो विस्फोटक रोधी भी बनाया गया है और यहाँ पर लगभग 266 यानी 266 किलोमीटर प्रति घंटे की जो तेज हवा चलेगी उसको भी या उसकी गति को भी झेलने के लिए इतना सक्षम रहेगा ये। साथ ही जो भूकंप जोन है नंबर 5 भूकंप जोन 5 वाले जो क्षेत्र हैं, यानी इतनी तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो वह भूकंप भी ये झेलने में सक्षम है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज बनाया जा रहा है चिनाब नदी के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो वो है PV सिंधु। नेक्स्ट, हाल ही में नीले रंग की चींटियों की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग की चींटियों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है, तो उत्तराखंड ने पहली जो एस्ट्रो टूरिज्म पहल है उसको अनावृत किया है। नेक्स्ट, नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां पर अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है जून 2024 में, तो नई दिल्ली में ये खोला गया है रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में। ठीक है, अगला है, जून 2024 में किस राज्य ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है, तो मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है, तो असम ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक परियोजना शुरू की जिसका नाम है निजुत मोइना योजना। नेक्स्ट है, जून 2024 में उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ, ये देखा होगा वहाँ पर बहुत सारी दरारें आ गई थी जिसकी वजह से लोग घर छोड़ करके वहाँ से निकल गए हैं, छोड़ दिया, वो एरिया एकदम खाली हो गया। तो जोशीमठ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। अगला है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है, तो IIT मद्रास के साथ में ये काम कर रहा है। नासा की जो एजेंसी है वो IIT मद्रास के साथ मिलकर एक मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर रिसर्च कर रही है। नेक्स्ट है, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, तो अनामिका राजीव बनी है पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट नौसेना की। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी जो वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक है, ठीक है, उसमें भारत को कौन सी रैंक दी गई है, तो ये दी गई है 129वीं। ठीक है, तो भारत 2 स्थान नीचे खिसक कर आ गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, तो भारत नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन करने में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है का भारत का वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन होता है और वहीं चीन जो है 16% उत्सर्जन के साथ इसमें शीर्ष पर है।
अगला, जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं यानी सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से मंजूरी मिली है? रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को अब भारत में सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए इन स्पेस से मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट है, जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने जो कोनो राष्ट्रीय उद्यान है इसके अलावा किस अन्य वन्य जीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो वो होगा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में चीते नहीं पाए जाते हैं और इसे दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। अब इन्हें कोनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा यहाँ पर गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में भी रखने की घोषणा की है। जून 2024 में सिप्री के द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो सिप्री एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो जारी करती है रिपोर्ट परमाणु हथियारों के संबंध में, साथ ही हथियारों के संबंध में भी ये जानकारी देती है कि किस देश ने कितना आयात किया, कितना निर्यात किया, किसके पास कितने हथियार हैं। ठीक है, तो इसमें भारत के पास में 2003 की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब 2003 में जो डाटा था उसके अनुसार 172 हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है? तो रामसर सम्मेलन के बारे में आप लोगों को पता होगा, जहाँ पर जो आर्द्र भूमियाँ हैं, ठीक है, उनके लिए सम्मेलन होता है। उसी में इन्हें रामसर भूमि भी कहा जाता है। तो नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य हैं बिहार के, इन दोनों स्थलों को शामिल किया गया है नवीनतम आर्द्र भूमि में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो अमरावती को घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरुआत की है? तो वो की है सिक्किम ने। अगला है, 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वो चांगुंग पूर्वी सिक्किम में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है? तो 7 महिला जो मंत्री हैं उन्होंने ये शपथ ग्रहण की है। मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिलाओं में से 2 कैबिनेट में हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, और दूसरी है अन्नपूर्णा देवी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं। इसके अलावा 5 राज्य मंत्री भी हैं, ठीक है, जिनको जगह मिली है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के 7 महिलाएं हैं, 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है, मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में से किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरला का प्रथम स्थान रहा है यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। इसे जारी कौन करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान दिया है, तो बहुत ही बुरी हालत है। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल प्रक्षेपण किया है या परीक्षण किया है? तो भीष्म नाम से इंडियन एयरफोर्स ने मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में एक पोर्टेबल हॉस्पिटल की शुरुआत की है, और भीष्म की फुल फॉर्म है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। यानी अब अगर किसी को चोट लगती है या कोई दिक्कत होती है तो पैराशूट की मदद से आकाश से धरती पर उतारने का एक सफल परीक्षण किया है वायुसेना के द्वारा, और ये आगरा के मल्लपुरा ड्रॉपिंग जोन में इसका शोध किया गया, इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, और भीष्म की फुल फॉर्म आप लोगों को हमने बता ही दिया है। तो किसी भी आपातकालीन स्थिति में जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनमें पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव यानी भीष्म की शुरुआत की गई है।
ठीक है। देश में ही विकसित ये क्यूब के आकार के इस पहले पोर्टेबल अस्पताल को विशेष शक्तिशाली पैराशूट की सहायता से हेलीकॉप्टर या विमान या फिर ड्रोन से कहीं भी जो सुदूर दुर्गम इलाकों में उतारा जा सकता है और इसकी सहायता से 200 लोगों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये है रामचरितमानस की पांडुलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है। दरअसल 3 ऐसी किताबें हैं या पुरानी चीज़ें हैं जिनको यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्ट्री यानी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। तो जिसमें ये जो सम्मेलन हुआ है मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ था। ठीक है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए यूनेस्को की विश्व स्मृति समिति की 10वीं सभा में जो 20 दस्तावेजी धरोहर हैं उनको एक हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। भारत की इसमें मुख्य तौर पर जैसे एक तो तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस है, दूसरी पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियां होती थी ना, तो पंचतंत्र है, और तीसरा जो है वो आनंदवर्धन के द्वारा रचित सहृदय लोक लोचन है। सहृदय लोक लोचन एक भारतीय काव्य शास्त्र पर ग्रंथ है और इसका जो लेखक है वो 9वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर के जो प्रसिद्ध सम्राट थे अवंती वर्मन उनके शासनकाल में रहते थे। ठीक है। बेसिकली काव्य शास्त्र है, इतना आपको याद रखना है। और पंचतंत्र की जो कहानियां हैं या दंत कथाएं हैं वो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित माना जाता है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है और ये संस्कृत में लिखी गई हैं और रामचरितमानस आपकी अवधि में है। नेक्स्ट है 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष के बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया है? तो ऑल इमेजिन एज लाइट, ये पायल कपाड़िया इसके निर्देशन में रही थी ये फिल्म। ठीक है। तो इस मूवी को नॉमिनेट किया गया है 30 सालों के बाद। ठीक है। अगला देखते हैं। वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है। तो टीसीएस कंपनी ने पहला ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की शुरुआत की है फ्रांस के पेरिस में। नेक्स्ट है 11 मई 2024 को किसी पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया है, तो ये इदिशा नोग्रांग को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिस्रप्टर सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण ग्लोबल डिस्रप्टर सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी है। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है यानी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 119 देशों में से कौन सी रैंकिंग मिली है? तो भारत को 39वीं इसमें रैंकिंग मिली है। नेक्स्ट है केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। तो ये बना है आपका त्रिवंतपुरम एयरपोर्ट जिसने 99.5 यानी लगभग आप कह सकते हो 100% ही शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल का प्रयोग किया है। इन्हें जीरो अपशिष्ट कह सकते हैं। ऐसा करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है त्रिवंतपुरम एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई चढ़कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी हैं, उनका नाम है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे एमपी की रहने वाली हैं। ठीक है। और इनसे पहले जो एक रिकॉर्ड था वो संगीता बहल के नाम था जो 53 ईयर की उम्र में एवरेस्ट की चढ़ाई जिन्होंने की थी। अगला है दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया? तो कृष और भूमि, इन दो नामों से एंकर जो एआई एंकर हैं उनको पेश किया है और ऐसा करने वाला ये पहला सरकारी चैनल बन गया है यानी सरकारी प्रसारण तंत्र बन गया है।
इससे क्या होगा, आप इससे ये दिखाई दिया है कि 24 घंटे किसानों के लिए कितना तत्पर है यह चैनल, या सरकार कितनी तत्पर है, ताकि उनको 24 घंटे बिना किसी थकावट के हेल्प मिल सके। अगला है 26 मई 2024 को पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ओमान के द्वारा यह नाम दिया गया है। ये जो नामकरण है चक्रवातों के, ये एक सीरीज में शुरू किए जाते हैं और प्रत्येक देश उसका नामकरण करता है, ठीक है। और अब की बार जो नामकरण किया गया है वो ओमान देश के द्वारा इसका नाम किया गया है। अप्रैल 2024 में नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश की 6 ऐसी चीज़ें हैं जो नए उत्पाद जिनको जीआई टैग मिला है, जिसमें एक फेमस है बनारस की तिरंगा मिठाई, ठीक है। और ये स्वतंत्रता आंदोलन को रिप्रेजेंट करती है। उसी समय पर ये शुरू की गई थी, यानी उसी समय पर इसका बनना शुरू हुआ था। और बाकी भी 6 उत्पाद जो हैं वो हम डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहां पर किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नेक्स्ट है इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई उनके अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को प्राप्त कर लेगा? तो 2030 तक भारत जो है मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट है 21 मई 2024 को यूके यानी लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है जून 2024 में क्वाकवे रेली साइमंड्स के द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया है? तो वो है नई दिल्ली। अगला है भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है टाटा AIG। नेक्स्ट है हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? तो सेला सुरंग है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में शामिल किया है और इसको सबसे ऊंची सुरंग होने की भी मान्यता दी है। अगला है DRDO के द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो रुद्रम 2 का यह सफल परीक्षण किया गया है। वह पर्वतारोही या भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से, ये दुनिया की 4th सबसे ऊंची चोटी है, उन पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वत आरोही बने हैं। तो सत्यदीप गुप्ता बने हैं ऐसे पर्वतारोही जिन्होंने एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट है कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टॉर्डिग्रेड यानी जल भालू की एक नई प्रजाति का नाम चंद्रयान, यहाँ पे है चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। तो वो है बैक्टीलप्स चंद्रायणी। ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटनर जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो आपके वन लाइनर इनको आप कह सकते हैं, और काफ़ी स्कोरिंग भी रहते हैं ऐसे पॉइंटनर, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब आपका एग्ज़ाम होता है तो इसी तरह की चीज़ें आपके दिमाग में रिवाइज करने के लिए सबसे अच्छी होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। जिन लोगों ने अभी तक त्रिदिशाई क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग त्रिदिशाई क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसी आई, कोई डाउट है
कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट सोल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।